शौकत अली साहब, सदर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मेरे भाई वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी मुबारकपुर विधानसभा मोहतरम जनाब शालम गुड्डू जमाली साहब, मंच पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के महनगर के करमवीर आज़ाद साहब भी प्रत्याशी हैं, दीदारगंज के जावेद आलम साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, निज़ामाबाद से अब्दुल रहमान साहब हैं, गोपालपुर से अब्दुल्ला साहब हैं, सदर आजमगढ़ विधानसभा से खमर कमाल साहब हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 7 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का, मतदान का इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप भारत के लोकतंत्र को, भारत के जमहूरियत को, भारत के संविधान को और मजबूत करिए। हिस्सेदारी की इस लड़ाई में आप अपना सहयोग दीजिए। इंसाफ की इस लड़ाई में आप अपना साथ दीजिए। मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आप गुड्डू जमाली को अपना विधायक बनाइए और कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए आप गुड्डू जमाली को दोबारा मुबारकपुर से अपना विधायक बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबुल इल्म के इस मैदान में, इस ग्राउंड में ये मीटिंग होने जा रही है। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की और यकीनन हजारों की तादाद में आपका यहां पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि मुबारकपुर की आवाम ने और आपने, आपके घर वालों ने, आपकी इज्जतदार माँ और बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के हर समाज की जनता ने ये तय कर लिया कि अब की बार दोबारा गुड्डू जमाली हमारा विधायक होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं शुरुआत में इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि कल हमारा भाषण हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, अहले बैत के सदक़े तुफ़ैल में हमको बोलने का मौका मिला। मेरे ख्याल से मैं एक आधा घंटा या 35 मिनट कुछ बोला हूँगा। उसमें से एक चीज को हमारे चाहने वाले अगर मैं बुरा ना मानूं तो बोलूंगा, लगता है कि मेरे ससुराल वाले हैं। इस पर तो फतवा नहीं ले सकते आप, आपको रिश्तेदार बना लिया होगा। सारी खुदाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ, उसके बाद नहीं बोलूंगा वरना बोलेंगे ये भी हमको बोल दिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा हमारे दोस्तों को कि मैं उन लोगों के खिलाफ बोला और आज भी बोलूंगा
अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक शोशा छोड़ने से ओवैसी खामोश हो जाएगा, नहीं होगा। आप तूफान को छेड़ेंगे तो तूफान और बढ़ेगा। तो मैं उन लोगों के खिलाफ बोला जो है मुट्ठी भर, मगर 8 या 9% ही है, मगर वो हम पर हाकिम बनते आए हैं, हमको कैदी बनाते आए हैं। तो इसीलिए मैंने उनके बारे में बोला। अब जहां तक रहा सवाल मौजिज उलमाए कराम का, ये भी रिकॉर्ड कर लो मेरे ससुराल वाले। घर एक ही है, ये भी रिकॉर्ड कर लो कि जहां तक उलमाए कराम का मामला है, मेरा अकीदा है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशरफी बैठे हैं, जामिअतुल अशरफिया के यहीं से पढ़े लिखे हैं। अबू दाऊद की हदीस है कि उलेमा अंबिया के वारिसीन है, उलेमा अंबिया के वारिसीन है। ये मेरा अकीदा है। और शायद इनको नहीं मालूम, इनके इल्म में इजाफा कर देता हूं ये 8-9% लोगों के बारे में कि फिक़्ह की किताब है हिदाया। सही कह रहा हूं, दोनों आलिम है। फिक़्ह की किताब है हिदाया। हिदाया के जिल्द अव्वल पर एक हदीस शरीफ लिखी गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म से जिंदा होता वो कभी नहीं मरता। सही है। मैं तो जाहिल हूं, आई एम अ थम्स अप। ये बड़े अक्लमंद है, ये बहुत होशियार है, चालाक है। तो फिक़्ह की किताब हिदाया में लिखा गया कि जो इल्म से जिंदा होता वो कभी नहीं मरता। तो इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा नहीं है मगर जिंदा है, इमाम शाफाई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, जिंदा है, इमाम अहमद बिन हम्बल नहीं है मगर जिंदा है, इमाम मालिक नहीं है मगर जिंदा है, हाफिज मिल्लत नहीं है मगर जिंदा है। क्यों जिंदा है? अपने इल्म की वजह से। और असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम उलेमाओं के, इन तमाम आइम्मा के पैरों की धूल या खाक भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अगर मुझे उलेमा इकराम से मिलता हूं, मुलाकात करता हूं, तो मैं अपना सर अपनी नजरों को झुका कर रहता हूं, क्योंकि ये हदीस है अबू दाऊद शरीफ की। तो मैं उन लोगों को ये बता रहा हूं कि प्यारे ससुराली रिश्तेदार, एहतियात करो। तुमको असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी की जबान से मुकाबला करने वाला नहीं मिला होगा, रुक जाओ। और अगर और भी कुछ बोलना है तो फिर कल भी जलसा, फिर जवाब दूंगा मैं। और फिर 5 तारीख को भी आऊंगा मैं, 5 को भी आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, कमली वाले के सदक़े में मुबारकपुर को आता रहूंगा और बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। कोई माइका लाल मेरी जबान को नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा जो अटैक था, मेरा जो हमला था, हमला 8-9% वालों पर था। इनको समझ में नहीं आया, बेकाबू हो गए कि हमारे सियासी आका पे बोल दिए। अरे उन तुम्हारे सियासी आका के बाप पर बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? भारत का संविधान है, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी इजहार ख्याल एक बुनियादी हक है। मैं बोलूंगा और बोलता रहूंगा। तो ये क्लैरिफिकेशन ठीक है ना? और बोले बस रुक जाओ यहां पे गुड्डू भाई, और आगे रुक जाओ। ठीक, फिर देखते हैं कल क्या होगा। हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते, सुन लो अखिलेश, हम किसी का कर्जा नहीं रखते बाकी। खुददार आदमी है, अगर तुम कर्जा बाकी रखोगे जवाब मिल जाएगा। तीसरी बात यह, हाँ है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पूरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पूरे बैठ। कोई नहीं आएगा तुम्हारे मेरे बीच में इंशाअल्लाह ताला। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, और हम सब आशिक़े नबी भी हैं। दिख रहा हो? हैप्पी, खुश, वाह। देखते रहो प्यारे, खाली हम देखने की चीज नहीं है, सुन के वोट डालना गुड्डू भाई को। डालेंगे ना? पतंग पे दबाएंगे ना? हाँ, चलिए। अब तीसरी बात जो हम बोलना चाह रहे थे आपको, अच्छा, अच्छी बात, गुड्डू भाई बोल रहे आज ज्यादा बोलो। अब ज्यादा बोलेंगे तो हमारे ससुराली लोग काम पे लग जाएंगे। सारी खुदाई एक तरफ, नहीं वो नहीं बोलते तो बात। हम तीसरा पॉइंट आपको ये बोलना चाह रहे थे कि जिन लोगों को नाराजगी हुई, थोड़ा परेशान हो गए, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमने अभी आपके सामने जिक्र किया कि ये उलेमा इकराम है, ये इमाम है, मगर याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी हक और बातिल में हमेशा टकराव होगा। हक और बातिल में हमेशा टकराव होगा। हक के गलबे के लिए ईसार और कुर्बानी देना पड़ता है, और बातिल हमेशा कोशिश करता ताकत के बलबूते पर। बातिल ये समझता है कि मेरे पास ताकत है, इख्तिदार है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास फुला है, मगर हक के पास ताकत सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई हमेशा गालिब आती है। जैसा कि इन लोगों को समझाने के लिए, जो 8-9% है, उनको समझाने के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम है, फिरौन का दरबार है, फिरौन का दरबार है, मूसा है, फिरौन के दरबार में जादूगर जादू करता है, जादूगर जादू करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका तो जादूगरों का जादू खत्म हो गया। फिरौन समझा कि पानी में डूब जाएंगे, अल्लाह ने कहा तू डूबेगा, वो डूब गया। यजीद के पास ताकत थी, फौज थी, हाकिम था, समझता था कि लाखों का लश्कर इमाम हुसैन और अहले बैत को खत्म कर देगा, मगर करबला का मैदान, उसके रेगजारों से आज भी आवाज आ रही है। उस दरियाए दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो आज भी तुमको पुकार कर कह रहा है, सुनो मुबारकपुर की आवाम, अगर तुम हक को कामयाब करना चाहते हो तो हुसैनियत के परचम को बुलंद कर दो। मुबारकपुर में हुसैनियत के परचम को बुलंद कर दो। यजीद मुर्दा था, मुर्दा रहेगा। हुसैन जिंदा थे, है, और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो ये झगड़ा जो है हक और बातिल का है,
अब अगर कोई वक्त के फिरौन को उसकी चापलूसी करता है तो उसको फिरौन की जमात का बोलेंगे। अगर कोई यजीद की तायीद करता है, जालिम की तायीद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं। मगर असदुद्दीन ओवैसी, ये बात को मैंने अपने उलेमाए किराम के पैरों के पास बैठकर सुना। मैंने अपने मरहूम वालिद से तरबियत हासिल की कि जालिम कितना भी कवी हो, तुम हुसैनियत के परचम को बुलंद करो, सच्चाई को बयान करो। और जैसा ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के दरबार में सच्चाई को बयान किया, असदुद्दीन ओवैसी उसी ज़ैनुल आबिदीन के सत्ते और तुफैल में अल्लाह ने मौका दिया कि बातिलों के सामने हक को बयान करेंगे और बयान करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अरे जम के लगाओ। सुनिए, एक बात याद रखिए, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, मैं उसको सलाम करता हूं। मगर शेर कौन है मालूम आपको? शेर कौन है मालूम आपको? शेर अली है, अली ही रहेगा शेर। असदुल्लाह है वो। असदुद्दीन ओवैसी तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद हो जाइए। मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए करिए। और आपके सामने बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर उनके बारे में भी हम खुलासा कर देते हैं। हमारी पांचवी बात यह है कि मैं हमारे बुनकर भाइयों को सलाम करता हूं। मैं उनको ये बात बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आता है, मगर मैं कोई नवाब या आला खानदान से नहीं आता हूं। मेरे बुजुर्ग भी, मेरे अजदाद भी वकालत करते थे, मेहनत किए, जुस्तजू किए, तो मैं उसी परिवार से आता हूं। मैं हमारे बुनकर भाइयों को सलाम करता हूं। ये वो काम कर रहे हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम करते थे। ये वो काम कर रहे हैं। वो हमको कपड़ा पहनाते हैं। और ये वो बरादरी है जो 8 महीने मंदी का शिकार रहती है और 4 महीने काम करके अपना पूरा साल भर का इंतजाम कर लेते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। ये वो अंसारी लोग हैं जो हर खैर के काम में, हक के काम में आगे बढ़ते हैं। और मैं हमारे अंसारी भाइयों को पैगाम और ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे गुड्डू जमाली साहब ने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, गुड्डू जमाली आपके साथ था, है और रहेगा। आपके वोट से इंशाअल्लाह, दुआओं से, आशीर्वाद से विधायक बनेगा। गुड्डू जमाली भी रहेगा और साथ में ये दीवाना भी आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं हमारे बुनकर भाइयों को बता रहा हूं कि महाराष्ट्र मालेगांव में हमारे विधायक मुफ्ती इस्माइल, वो खुद अंसारी हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के हमारे एमएलए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो हमारे पार्टी लीडर हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में 2 एमएलए हैं हमारे, एक मुफ्ती इस्माइल और धूलिया से हमारे शाह साहब हैं। हमने मुफ्ती इस्माइल साहब को अपना पार्टी का लीडर बनाया महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए। तो मैं हमारे बुनकर भाइयों को भी कहना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि यान का मसला है, यान का रॉ मटेरियल का मसला है। मैंने उस मसले को उठाया भी था, पार्लियामेंट में भी उठाया था। और जब आज से 2017 या 18 में एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में भी मैं गया था। तो आप हमारे बुनकर भाई
सन 57 की जंग आजादी के बाद कोई माऊ से तो कोई मुबारकपुर से निकलकर कोई मालेगांव गया तो कोई शोलापुर गया। मैं आप तमाम को सलाम करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। आप हरगिज इस बात की फिक्र मत करिए कि आप पर अगर कोई एक तकलीफ आएगी तो वसदुद्दीन ओवैसी उसकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं और गुड्डू जमाली आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी चीज जो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि गुड्डू जमाली साहब ने अपनी तकरीर में, शाह आलम गुड्डू जमाली साहब ने कहा कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में क्यों शमूलियत अख्तियार की। इसलिए अख्तियार की कि उनको अपनी इज्जत, मान सम्मान, उनकी गीरत उनको प्यारी थी। मैं उनको सलाम करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको खुददार बनाया, अल्लाह उनको और खुददार बना दे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ भी होती है, बहुत तकलीफ होती है कि जब एक शख्स जिसको समाजवादी पार्टी ने दावत दी, पीछे पड़ गए, आओ आओ हमारे पास। एक बात आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर मैं कल आपके घर पे आ जाऊं, आपकी चौखट पर आ जाऊं और आपसे कहूं कि मैं आपसे हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं कि आप गुड्डू जमाली को वोट दे दोगे, तो अगर आप अपने घर में मुझे बुलाकर बिठाकर पानी पिलाते और कहते हैं कि जाओ ओवैसी, हम तुमको वादा करते हैं कि हम तुमको वोट देंगे। जब गुड्डू जमाली को अखिलेश ने घर पर बुलाया, आपने घर पर बुलाकर झूठ बोला, घर पर बुलाकर झूठ बोला और झूठ बोलकर धोखा दे दिया। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का किरदार है कि घर को बुलाकर, अपने घर को बुलाकर, गुड्डू भाई आजमगढ़ में कहां से लड़ना है लड़ो। गुड्डू भाई ने कहा कि हम मुबारकपुर के विधायक हैं, उनको आश्वासन दिया, तयक़ुन दिया और उसके बाद लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देता गया। अब जो समाजवादी में रुक गए हैं, चूसो लॉलीपॉप, चूसो, मारो सीटी गाजर की पुंगी की। सत्ता में नहीं आने वाले हैं, याद रखो, हमारी बात को लिख के रख लो। गुड्डू जमाली साहब ने एक बेहतरीन फैसला लिया है, एक बहादुरी का फैसला लिया है और उन्होंने फैसला अपने लिए नहीं लिया है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। गुड्डू जमाली को का टिकट काटना ये मुबारकपुर की जनता की तौहीन है। गुड्डू जमाली को अखिलेश अपने घर में बुलाकर वादा करके धोखा देता है। ये धोखा गुड्डू जमाली का इनफरादी नहीं है, बल्कि पूरे मुबारकपुर की जनता को धोखा दिया समाजवादी के नेता अखिलेश यादव ने। अरे अगर कोई दुश्मन घर को आ जाता है तो आप नरम पड़ जाते हैं। जब तुम दावत देकर बुलाते हो और उसके बाद तुम गुड्डू जमाली के पीठ में खंजर मारते हो, ये अखिलेश यादव का असली चेहरा है, इसको याद रखो आप। ये इनका असली चेहरा है। जो विधायक है 10 साल का, अभी सत्ता में नहीं है, ना आएंगे इंशाअल्लाह, मगर अहंकार इतना है कि घर पर बुलाकर आप जहर का प्याला उसको पिलाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अखिलेश, जनाब अखिलेश यादव साहब, वरना फिर ससुराली नाराज हो जाएंगे। जनाब अखिलेश यादव मोहतरम भी हैं,
अब इससे आगे बहुत बोल सकता हूं, इंतजार करूंगा आज की रात का। कल कहां पर है गुड्डू भाई जलसा? कल जहानागंज में है। आएंगे ना आप? कितने आएंगे? हाथ उठाइए। वहां पर पूरे जहां की बात होगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका असली चेहरा समाजवादी पार्टी के नेता का। अब सातवीं बात हमारी सुन लो आप, कि यहां से मुलायम सिंह यादव साहब भी एमपी थे, अखिलेश यादव भी अभी एमपी हैं, मैं भी हैदराबाद से चौथी मर्तबा का एमपी हूं। मैंने अपने क्षेत्र में एक मिसाल दे रहा हूं आपको। एक विधानसभा है, उसका नाम कारवान है। कारवान विधानसभा में मैंने अपने एमपी लैड के पैसों से 10 करोड़ की बच्चियों के लिए एक डिग्री और इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाई मैंने, जिसमें हमारी बेटियां हिजाब भी पहनती, नहीं भी पहनती, एक आलीशान बिल्डिंग मैंने बनाई। मैं अखिलेश यादव से, समाजवादी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, तुमने अपने एमपी लैड के पैसे कैसे इस्तेमाल किए आजमगढ़ में? बताओ मेरे को, कहां इस्तेमाल हुए? बताओ हमको, कहां इस्तेमाल किए? बताओ आप। अब आपको और एक मिसाल दे रहे हैं। अब ये हमने सुना है कि गुड्डू भाई के बारे में बोल रहे हैं कि अगर ये एक जीत जाएंगे तो क्या होगा, एक जीत जाएंगे तो क्या होगा। किसने कहा तुमसे एक जीत रहे? हमारे तो बहुत जीत रहे हैं और तुम्हारे तो बहुत हारेंगे इंशाअल्लाह। हम तो बहुत जीतने वाले हैं। अब ये सफर कामयाबी का शुरू हुआ है अखिलेश यादव साहब। ये सिर्फ 22 का विधानसभा पे खत्म नहीं होगा, 24 भी आएगा, 27 भी आएगा, 29 भी आएगा। जब तक ओवैसी जवान रहेगा मैं आता रहूंगा, और ओवैसी बुढ़ा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग। दाढ़ी वाइट है, दाढ़ी वाइट पे गलत फैसला नहीं कर लेना। ये धूप में हो गई। मेरी अम्मा ऐसी ही बोलती कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। अम्मा बोलती धूप में फिर फिर के इसकी दाढ़ी वाइट हो गई। तो हम ये बता रहे थे आपको कि एक काम बता दो आप हमने जो हैदराबाद में किया देख लो आप। इंटरनेट पे जाइए, हजरत गूगल पर जाकर लिखिए हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मालूम हो जाएगा पूरा शिजरा निकलता उसमें। हाँ बोलेंगे, अभी आएंगे गुड्डू भाई, पूरा बोलेंगे, आप फिक्र मत करिए गुड्डू भाई। आपको जिताएंगी जनता और अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह आपको। हमने ये काम किया। एक विधानसभा की बात कर रहे हैं आपको, वही विधानसभा में हमारे, वही प्रदेश में हमारे सिर्फ 7 विधायक है। कितने? 7। हम कभी मंत्री नहीं बने, ना कभी बनेंगे तेलंगाना में। वहां पर हमने, वहां की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, अखिलेश की तरह बेवफा नहीं है। उनके साथ हम बैठे। कब बैठे? 2015 में मैं और हमारे भाई अकबर बैठे और चंद्रशेखर राव साहब से कहा कि आप अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए क्या कर सकते? तो चंद्रशेखर राव साहब ने कहा कि बोलो सद भाई क्या करना। हमने कहा सर, जैसा दलित समाज के लिए और ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए आपने स्कूल कायम किए, वैसे ही स्कूल आप अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए कायम किए। आपको जानकर खुशी होगी
कि 7 एमएलए, कोई मंत्री नहीं है। हमारी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुतालबे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए स्कूल खोले, रेजिडेंशियल स्कूल 6 क्लास से 12th क्लास तक बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, जिसमें पढ़ाई फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता। अब आपको बता रहे आपकी ताकत क्या होती है, आपके विधायक की। सब लोग बोलते सत्ता आएगी, क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगे, क्या तुम मंत्री बनोगे? अरे सबको बाजू रखो। 7 विधायक हैं। आज तेलंगाना में पिछले 6 साल से 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के पैसों पर फ्री में तालीम हासिल कर रही हैं। फ्री में 1,000 2,000 नहीं, 60,000 30,000 हमारी बेटियां, 30,000 हमारे बेटे जो गरीब परिवार के हैं, जिनके मां बाप, जिनका वालिद ठेला बंडी पर कारोबार करता, जो जरी का काम करता, जो टेलर है, जो रंगरेज है, जो फुटपाथ पर कारोबार करता, उनकी औलाद फ्री में तेलंगाना में 60,000 बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। हमको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। हमको मंत्री बनने का कभी शौक था ना है ना कभी रहेगा। हमारी जिंदगी का मकसद ये कि जो हमको वोट डालता है, धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे। याद रखो हमारी इस बात को। 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं तेलंगाना में। बताओ अखिलेश यादव, तुम मुख्यमंत्री थे, आपके वालिद मुख्यमंत्री थे, एक 10 स्कूल तो बताओ जो तुमने अल्पसंख्यक समाज के लिए खोले। बताओ तुम। और हम हमारे ससुराल के लोगों से भी पूछ रहे, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। बताओ सिर्फ 7 एमएलए, 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। कभी हैदराबाद आइए, हमारे मेहमान रहिए, हम आपको लेके जाएंगे इन स्कूलों को। आप खुद देख लीजिए, गवर्नमेंट का पैसा है, एक पैसा गरीब नहीं देता उसमें। हमारे से लोग आके लड़ते, बोलते कि अगर तुम एडमिशन नहीं दिलाओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे स्कूल में। ये मिजाज हमको पैदा करना है। और तीसरी बात, लोग बोलते हैं कि ओवैसी फिरका परस्त है। अरे भाई, हैदराबाद में मेरे 44 कॉरपोरेटर हैं, 44 में हमारे 5 हिंदू भाई हैं। अच्छा, ये जब हमारे पास 1 साल पहले बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बाबा आए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 4 घंटे योगी फिरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, 4 घंटे। और जहां कहीं भी जाते, ओवैसी ये, ओवैसी वो, ओवैसी ये। अकेले हैं ना बाबा, कोई नहीं है तो गुस्सा हम पे ही निकालते। अकेले हैं बेचारे, अकेले रहते हैं। तो 4 घंटे हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरे। अमित शाह आए थे। अमित शाह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर अमित शाह जाकर प्रचार करे, आपको मालूम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अमित शाह गए, पुराना पुल उस वार्ड का नाम है। और 4थी मर्तबा उस वार्ड से कौन जीता? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काउंसलर, उसका नाम क्या है? राज मोहन। 4थी मर्तबा अमित शाह खुद गए। तो वहां के हमारे पिछड़ा समाज के लोग, हमारे आलाजाद के हिंदू भाई, बंगाली हिंदू, अग्रवाल समाज के लोग बोले कि यहां पर मोदी भी आ जाए, योगी भी आ जाए, अमित शाह भी आ जाए, हम वोट तो देंगे, ओवैसी को वोट देंगे, क्योंकि हमने काम किया।
राजमोहन ने काम किया। और वो ऐसा इलाका है जहां पर फसाद होता था, पहले गड़बड़ होती थी। अगर कभी गड़बड़ होती है वहां पर, आज से 6-8 महीने पहले भी बस बदमाश किस्म के लोग कोशिश किए, तो राजमोहन कहां जाकर ठहरा? राजमोहन मुसलमान इलाकों में जाकर ठहरा। और मजलिस का मुस्लिम नेता हमारे हिंदू भाइयों के पास जाकर ठहरा, बोला कुछ नहीं होगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, अमन रहेगा। यह काम मजलिस हैदराबाद में किया। अरे क्या मामूली बात है 44 कॉरपोरेटर जीतना हैदराबाद में? कि योगी आए, अमित शाह आए, बीजेपी के जितने बड़े बड़े लीडर थे प्लेन से देख रहे थे हैदराबाद, तो कूद जा रहे थे। हम बोले कूदो, और कितने कूदते कूदो, सब कूद लिए, मगर हम सबको नचाकर वापस भिजा दिए। तो यही काम आपको करना है। मुबारकपुर में बहुत कूद रहे हैं, ये कूद रहा, वो कूद रहा, यहां से कूद रहा, ये दीवार फलांग लगा रहा, वो दीवार फलांग लगा रहा। तो कूदने वालों का साथ मत दो। एक मर्द मुजाहिद जो आपके लिए लड़ रहा है, जिसका नाम गुड्डू जमालिया, उसको कामयाब करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर अकबरुद्दीन के ऊपर बोलते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में 2 मंदिरों के लिए चीफ मिनिस्टर के पास बैठकर 20 करोड़ रुपए मंजूर कराए मंदिर में कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। 20 करोड़ रुपए। अब बोलो कौन ध्रुवीकरण कर रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है? क्या मामूली बात है? क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतता है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के हर उस नागरिक का वोट लेता है जो भारत का है, जो संविधान पर, भाईचारगी पर, भारत की खूबसूरती पर यकीन कर रखता है। और यकीनन मैं मुसलमान हूं, मगर क्या मैं किसी का काम नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, करता आया हूं। हम काम करके दिल जीतते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, तो ये कूदने वालों की बात का यकीन मत करिए। ये खाली कूदते हैं बंदरों की तरह, एक डाली से यहां, कभी इधर कभी उधर, वो छोड़िए, इससे नहीं होने वाला है। और फिर हमारे पास अब बोलते मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। बताओ, मेरा एक बयान बताओ कि जिसमें मैंने अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बात कही है, तो एक बयान बताओ। इनको लगता है चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो मौलाना मुल्ला है, इसको हम घेर लेंगे। अरे बाबू, तुम्हारे जैसे 100 भी आए तो नहीं घेर सकते मुझे। और औरंगाबाद, सुनिए, थक तो नहीं गए ना? बोले, नींद आ रही है क्या? जाग रहे हैं ना? हाँ, जागते रहना है 7 तारीख तक। 7 तारीख तक जागते रहना, वरना हमारे ससुराल वाले आएंगे, आकर बोलेंगे, ए भाई, ये जज्बाती भाषण तो बहुत देता है, मगर बीजेपी, बाबा, मोदी, घोष, इसका क्या होगा? इसका भी हल है हमारे पास, इसका हल है हमारे पास। आपको एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाएगा। हम आपको बता रहे थे, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने 21 साल के भाजपा और शिवसेना के सांसद को हराया। क्या कांग्रेस ने हराया? क्या समाजवादी पार्टी ने हराया महाराष्ट्र की? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हराया? औरंगाबाद की जनता ने। मैं औरंगाबाद की जनता को बाबुल इल्म ग्राउंड, आजमगढ़, मुबारकपुर से अपना सलाम पेश करता हूं कि तमाम दलितों ने, तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमानों ने मिलकर कहा कि शिवसेना, बीजेपी नहीं, अब के इम्तियाज जलील को कामयाब करेंगे, और इम्तियाज जलील एमपी बन गया। आप देखिए, ये काम मजलिस ने किया, मगर हम पर ही इल्जाम।
और फिर तीसरी बात ये कि बोलते मजलिस ने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में 40-45 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज खोला अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान में आर्टिकल 30 है। 30 का हवाला देकर हमारे पास जब 5 एमएलए थे, 5 एमएलए थे, एनटी रामाराव को हटाया गया, भास्कर राव सीएम बने, आकर हमारे मरहूम वालिद से कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी साथ दो, तुम जो चाहे मैं करूंगा। मैं उस गुफ्तगू में छोटा सा था, बैठा हुआ था। नाडेल्ला भास्कर राव ने कहा ओवैसी क्या चाहिए, तो मेरे वालिद मरहूम ने कहा कि भास्कर राव मुझे कागज का टुकड़ा चाहिए। वो बोला ताज्जुब क्या? बोले क्या? उसने कहा तुम गवर्नमेंट का परमिशन दे दो मुझे कि मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनके तालीम में उनको उठाने के लिए उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं। 84 में हमने एक पैसा नहीं लिया, एक कागज का टुकड़ा गवर्नमेंट का परमिशन खोला। हर साल 150 मुसलमान बच्चे बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। आप सोच लो 84 से। और अखिलेश यादव, हमारी बात का यकीन नहीं आया, तुम अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव से पूछना, वो भी आए थे हमारे अस्पताल को देखने के लिए। देखकर ताज्जुब किए और बोला कि सलाहुद्दीन ओवैसी ने तो ताजमहल बना दिया। इतना बड़ा अस्पताल है 500 बेड का। तुम्हारे वालिद मरहूम ने कहा वो ताजमहल किसी बनाने वाले ने एक शख्स की मोहब्बत में बनाया, मैंने अपनी गरीब जनता की मोहब्बत में इस ताजमहल को बनाया हूं, जो मेरे मरने के बाद भी गरीबों की खिदमत करता रहेगा। ये जज्बा है हमारा, ये जज्बा है हमारा। एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, स्कूल ऑफ फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ये सब किसके? मेरे जाती नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में नहीं बटेगा। ये कौम का है, आपका है, आप इसके मालिक रहेंगे। क्योंकि आपने धूप में, सर्दी में भूखे रहकर आपने वोट डालकर हमको कामयाब किया, तो ये असासे जो आपने हमको ताकत दी, हमने कायम किए, आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए हैदराबाद में सब आते हैं, हम सबसे कहते हैं कि रुख उधर करो, इधर का रुख मत करो, ये तूफान में तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि मुबारकपुर में भी वही तूफान खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, आप वो तूफान बर्पा करेंगे, वो तूफान बर्पा करेंगे आप। और क्या तूफान है? वो मोहब्बत का तूफान है, नफरत का नहीं होगा। वो मोहब्बत का तूफान होगा जिसमें मुबारकपुर का हर गरीब, चाहे किसी मजहब का हो, किसी समाज का हो, वो बोलेगा कि हाँ ये मेरा तूफान है, इस तूफान के जरिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया हैदराबाद में, ये काम भी मुबारकपुर में हो सकता है। आप कामयाब करिए। लोग बोलेंगे गुड्डू जमाली साहब को हमने 2 मरतबा विधायक बनाया, यकीनन आपने बनाया, आपको सलाम, आपको सलाम। मगर अब की बार फर्क क्या है बताओ? फर्क क्या है बताओ? अब की बार, अब की बार फर्क क्या है बताओ? फर्क यह है कि कल तक गुड्डू जमाली भाई बसपा के नेता थे, अब वो आपके नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये फर्क है, ये आपका नेता बनेगा। कोई बात नहीं, लाइट हम पर है, हम अपना सेल फोन खोलो, लाइट चालू करो, जुगनू जगाओ, मुबारकपुर में एक उम्मीद की हाय हाय हाय, क्या समय है। अखिलेश देख लो इसको, ये रोशन हो चुका है मुबारकपुर। अब लाइट जल चुकी, अब मशाल जल चुका। अब 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही लाइट रहेगी बस। वाह वाह वाह, आप लोग बड़े तेज हैं, सेलफोन लाइट। हाँ,
ये जंगल में जुगनू चमक रहा है, अब तो ससुराल वाले और परेशान हो जाएंगे। हाँ, इधर भी है, छत पर भी है, हाँ दाहिने भी है, हम देख रहे हैं सबको। आपका बेहद शुक्रिया। हाँ, माए बहनें भी हैं माशाल्लाह से, हिजाब और निकाब पहन कर, उनको सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे ससुराल वाले बन करे क्या लाइट? लगता है बहुत बोल दिए तो लगता है कि भाई ये ज्यादा बोल दिया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील है, अभी थोड़ा आगे देखिए, नाम लिए तो आ गई लाइट, आगे 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 आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को हरा सकती? नहीं हरा सकती बीजेपी को समाजवादी पार्टी। आपने 2019 में बहन मायावती को और अखिलेश यादव को वोट दिया नहीं दिया? दिया था ना आपने। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने दिया, मगर सिर्फ 15 सीट पर ये लोग कामयाबी क्यों हासिल किए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद रहिए, अपने एक एक वोट को जाय होने से बचाइए। आपसे हम अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है, ये लड़ाई फिरका परस्ती को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मोहब्बत को आम करने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर के बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मुबारकपुर में विकास को पैदा करने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाने की लड़ाई है। इस आवाज को आपको पहुंचाना है मेरे भाइयों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। सपा बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। हम पार्लियामेंट में देख चुके हैं कि 2019 में अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लाए थे। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर बैठकर किसी शख्स का नाम अगर गुड्डू जमाली होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के हक में वोट नहीं दिया? क्या बसपा ने वोट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने वोट नहीं दिया? तो जो अमित शाह का हाथ पकड़ लिया, जो अमित शाह से बगलगीर हो गए, हम पर उंगली उतारे, तुम तो बीजेपी का साथ दिए पार्लियामेंट में, बताओ वो कैसे आपके वोट के हकदार हो सकते हैं? सुनो ससुराल वालों, ये भी रिकॉर्ड करके सुनाना तुम्हारे भैया को। अभी तो शुरू करे हैं। यूएपीए का कानून बना तो समाजवादी, कांग्रेस और बसपा की ताईद से बना, और उसी कानून के तहत कई नौजवान बच्चे, आदिवासी, दलित जेल में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, 3-3 साल से जेल में। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है कि आप हमको सत्ता दे दो, हमारे कैदी बनकर रहो, दरी बिछाओ, भैया तुझ पे जवानी कुर्बान के नारे लगाओ, जब चुनाव आएगा तो हम तुमको हड्डियां फेंकेंगे, तुम वो लेकर खुश हो जाना। मैं अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, बराबरी चाहते नहीं चाहते? क्या आप मान सम्मान नहीं चाहते? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? क्या आप वो नहीं चाहते जो अखिलेश यादव के पास हो? बताइए मेरे को, क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप अखिलेश यादव से कम है? क्या आप उसके बराबर हैं? तो जब बराबर है तो दिखाओ बराबरी। बराबरी कैसे दिखाओगे जब 7 तारीख को हमारी मां और बहनें, हमारे बुजुर्ग और ये जो नौजवान जज्बाती हैं, गुड्डू भाई को कामयाब करके बोलेंगे, सुन लो अखिलेश, अब तुम और हम बराबर हो चुके हो, तुम हमसे आगे नहीं, हम बराबर हो चुके हैं। ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे? ये बराबरी की लड़ाई में आप साथ देंगे?
हाथ उठाओ, कितने साथ देंगे बराबरी की लड़ाई में? देखो, आपने हाथ उठा लिया, अब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से पूछा गया, जो आपके एमपी हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने पूछा, बताइए हिजाब और निकाब पर आपका क्या बोलना है? हिजाब और निकाब पर क्या बोलना है? मुबारकपुर है, जामिअतुल अशरफिया है, बाबुल इल्म है, अहियाल उलूम है। अब मैं उनके जिम्मेदारों पर छोड़ता हूं। अखिलेश से पूछा गया, हिजाब और निकाब के बारे में बोलो, तो अखिलेश यादव ने, जिसको आपने अपने वोट से उसको यहां का सांसद बनाया, उन्होंने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जब मीडिया के लोगों ने पूछा, बताओ मुस्लिम वोट, बोले वो क्या है? हम अखिलेश यादव साहब को मुबारकपुर से, आजमगढ़ से, हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वालों, जो तुमने नहीं सुना, जो तुमने अपने कानों में उंगलियां लगा ली, वो ओवैसी सुन लिया और ओवैसी पुकार रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। अब भैया नहीं बोले, मगर अब आएंगे मुबारकपुर, ससुराल वालों के साथ आएंगे, आकर बोलेंगे, वोट दो। किसको दें? जब तुम्हारे मुंह से नाइंसाफी की आवाज नहीं निकलती, किसको वोट दें? हमने उठाया था हिजाब के निकाब के मसले को, सबने कहा ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया, तो मैंने कहा, तुम भारत के संविधान को नहीं जानते नादानों, मेरे ससुराल वालों। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 29 है, कल्चर है मेरा हिजाब, निकाब, दाढ़ी और टोपी। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, मैं अपने फंडामेंटल राइट पर चलूंगा, तुम नहीं छीन सकते मुझसे। और जब उस बच्ची से बात हुई थी जिसको बलवाइयों ने घेर लिया, हमने उससे फोन किया और हमने उस बच्ची को कहा कि बेटी अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने तुमको बहादुर बनाया। क्या मुबारकपुर की हमारी माँ और बहनें, मुझे यकीन है कि आप भी गयूर हैं, आप भी बहादुर हैं। मुझे यकीन है कि मुबारकपुर की वो औलाद अपने माओ को शर्मिंदा नहीं करेगी, बल्कि बहादुरी के साथ 7 तारीख के दिन अपनी मान सम्मान के नाम पर गुड्डू जमाली को वोट देगी। और उस दिन जब जाएंगे 7 तारीख को, तो जरा हिजाब, निकाब, टोपी पहनकर भी जाना, ताकि भैया को मालूम हो जाए कि जो जबान नहीं खोलता, देखो अब हम खोल रहे हैं। ये हमारी शनाख्त है और हमारी शनाख्त कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब हम एक और, कितना टाइम? 10 मिनट है। अरे कल भी आ जाओ, नहीं आएंगे? आइए। तो हम आपसे अर्ज कर रहे थे, अभी हमारे बीजेपी पे भी बोल देते हैं थोड़ा, बाबा का खर्जा उतारते हैं, मोदी जी का भी, अमित शाह का भी खर्जा है। बाबा ने आजमगढ़ को के ताल्लुक से कहा, शौकत बता रहे थे, बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की
हवा निकाल दूंगा। बाबा, हमने जो मुबारकपुर में हवा पैदा की, जो अल्लाह उसके रसूल के सदके में पैदा हुई, अहले बैत के सदके में पैदा हुई, अहले दिल की दुआओं की वजह से पैदा हुई। बाबा, तुम कौन सी हवा निकालते हमको नहीं मालूम, मगर ये जो हवा यहां से निकलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, पूरे भारत में जाएगी, और सुबह कयामत तक ये हवा रहेगी। रहेगी ना? ये हवा रहेगी ना? ये हवा रहेगी ना? बस बाबा, आप निकालो हवा। बाबा नौकरी नहीं दे पाए, हवा निकाल दूंगा। बाबा बिजली नहीं दे पाए, हवा निकाल दूंगा। बाबा किसानों का मसला हल नहीं करे, हवा निकाल दूंगा। बाबा सांड का मसला हल नहीं करे, हवा निकाल दूंगा। बाबा दवा नहीं दे पाए, हवा निकाल दूंगा। बाबा को गरीबों की लाशें तीरती नजर नहीं आई, हवा निकाल दूंगा। ऑक्सीजन नहीं दिए, हवा निकाल दूंगा। अरे बाबा, जब गरीब ऑक्सीजन की हवा के लिए तड़प रहा था, आप नजर नहीं आए। कोविड में अगर मुबारकपुर में कोई नजर आया जो गरीबों के दरमियान में था, जो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कोशिश कर रहा था, उसका नाम क्या था? गुड्डू जमाली था। गुड्डू जमाली था। क्या अखिलेश यादव नजर आए लॉकडाउन में? वो तो लंदन में थे, मालूम हुआ लंदन में थे भैया, लंदन में तफरीह कर रहे थे, और गुड्डू भाई आपके दरमियान में आपके गम को कम करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर मोदी जी देश के अमित शाह पे बोल देते हैं, वरना ससुराल वाले बोलेंगे हम पे इतना बोले, उन पे नहीं बोले। हमारे भाषण को तराजू में तोलते ससुराल वाले, ऐसा कितना हुआ, कितना। अबे क्या टमाटे खरीद रहे तुम यहाँ के? है अमित शाह साहब के बारे में आपने सुना, कितने ज्ञानी है वो, बहुत ज्ञानी है। हाँ, अमित शाह साहब ने उत्तर प्रदेश युवाओं से कहा कि जो युवा हमको वोट दे देगा, जो 12वीं के बाद इंटर में जाएगा, हम उसको लैपटॉप सेलफोन देते। हाय हाय हाय, ये तो हमारे ससुराल वालों से भी बड़े ज्यादा बात कर गए। 12th के बाद इंटर, ये हमको पता नहीं था मोदी जी। क्या आपने भारत को बना रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं। अभी हमको कल एक और वीडियो किसी ने भिजाया, नहीं मालूम सच है या नहीं मालूम। उस वीडियो में था, कहीं पर अमित शाह भाषण दे रहे थे, तो भाषण में कहा मैं यहां पर फुला तारीख को 2070 में आया था। हैं? हैं? 2070 में आया? हैं? ये हमारे बुजुर्ग इमाम गजाली बोले कि आलम अरवाह में मैंने कुछ बोल दिया था, ये तो उल्टा बोल रहा हूं। 2070 में मैं आया था, ये वापस कैसा आ गए? फिर 2070 से 22 में वापस आ गए। वाकई में शाह है ये, वाकई में शाह है, मान लिया। आपके कशो करामात को मान लिया कि आप जो है 40 साल पीछे पलट के आ गए। वाह, 2070 में आया था, अब 2022 में आया। अब हमारे मीडिया के लोग जो मोदी को चाहने वाले बोलेंगे यार वैसे तो एक को पकड़ क्यों लेता है इसको, है? स्लिप ऑफ द टंग, जबान फिसलती है। हमारी नहीं फिसली आज तक, फिसली हमारी जबान? हम किसी समाज के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले? हाँ, अखिलेश के खिलाफ बोले, मोदी के खिलाफ बोले, योगी के खिलाफ बोले, और बोलते रहेंगे। हमारा संविधान का हक है। अब आप देखिए मोदी जी, अभी 5 मिनट है, अने फिक्र मैं आपका हो गया, मैं मुबारकपुर का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने असदुद्दीन ओवैसी को खरीद लिया है, और ईमानदारी से कह रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला
ना मैं गुड्डू भाई को छोड़ूंगा ना आपको छोड़ने वाला हूं। मोदी जी ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट दे रही है क्योंकि वो मोदी का नमक खाए। नहीं मोदी जी, हम देश का नमक खाए हैं और खाते रहेंगे। हम तुम्हारा नमक नहीं खाए हैं। हम जहर खाना पसंद कर लेंगे, मोदी का नमक खाना नहीं पसंद करेंगे। हम देश का नमक खाकर आगे बढ़े हैं। हमारी माओ ने हमको देश का नमक खिलाया है। मोदी जी में इतना अहंकार है, अपने आप को दिल्ली के बादशाह सलामत समझ रहे हैं। वो अब चौकीदार नहीं रहे। और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 10 मार्च के बाद सांड का मसला हल करूंगा। मोदी जी 7 साल से चाय पीकर आप सो गए थे क्या? और बाबा ने कहा, जब मोदी जी ने कह दिया तो मैं वजीर, तो बाबा ने कहा मैं उसको हर घर को 900 रुपये दूंगा सांड को पालने के लिए। अरे बाबा, तुमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन में तनख्वाह नहीं दी, टीचर की भर्ती नहीं की, डॉक्टर की भर्ती नहीं की, नर्सेस की भर्ती नहीं की, नौकरियों की भर्ती नहीं की, ऑक्सीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बाबा। मगर आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग होते हैं, विकलांग, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार में महाना पेंशन 1000 रुपये मिलता है। मैं मुबारकपुर की जनता से अपील कर रहा हूं, ये बीजेपी अगर 4 टांग के सांड को 900 रुपये दे रही है और एक विकलांग, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बेटी होगी, उसको 1000 रुपये दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फैसला आपको करना है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि शायद हमारी तकरीर से आपके दिल मुतासिर नहीं हुए होंगे। हमको यकीन है कि अल्लाह दिलों को मोड़ने वाला है। बस हमने जो पैगाम दिया उस पर सोचिए, जो पैगाम हमने आपको दिया उस पर सोचिए, और याद रखिए आपको नेता बना रहे हैं। आप 7 तारीख को आप अखिलेश को नेता नहीं बनाएंगे, आप गुड्डू जमाली को अपना नेता बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बनाएंगे गुड्डू जमाली को अपना नेता। गुड्डू जमाली के हक में वोट डालेंगे पतंग के निशान पर, हाथ उठाकर बताइए। और अगर हमारे ससुराल के लोग आकर डराएंगे तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बलवाई घेर लिए, तो जोर से लगाओ नारा हो, दिल खोल के बोलो, झूम कर बोलो, पूरा मुबारकपुर बोले। ये बात हुई। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब हम आपसे रुखसत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। आप आएंगे तो एक और भड़काऊ भाषण होगा, और ससुराल वाले कुछ बोलेंगे तो उनका भी जवाब होगा। मैं हमारी मां और बहनों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, बुजुर्गों का। 7 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और हमारे साथ जरा पतंग खींचिए। सलाम वालेकुम।